हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन और आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर धवन एजू टॉक्स पर। और जो लास्ट जो मेरा जो वीडियो हुआ था उसमें हमने इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर स्टार्ट किया था आईएएस और आरएएस के पर्सपेक्टिव से। और ये जो हमारी सीरीज है इसमें आज का जो हमारा सेकंड जो मेरा लेक्चर है, पहले लेक्चर का टॉपिक था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और जिसमें हमने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को पढ़ा था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ा था। उसी में ही जो सेकंड जो आर्थिक प्रणाली है वो है समाजवादी आर्थिक प्रणाली, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। हमको इसके बारे में पढ़ना है कि आखिर ये कैसे स्टार्ट हुई और इसके क्या फीचर्स होते हैं, और कंसेप्चुअल है, विचारधारा के रूप में है, पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती है इस विचारधारा को। तीनों के तीनों इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं, हम आगे उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो आखिर ये समाजवादी आर्थिक प्रणाली क्या है और ये कैसे शुरू हुई। यदि मैं इसका मेन जो पॉइंट है बोलूं कि जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली थी उसमें हमने ये देखा था कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, इतिहास में ऐसा ही देखा गया कि जैसे इंग्लैंड हुआ या बाद में अमेरिका, जो भी देश जो औद्योगिक रूप से संपन्न देश हो गए, तो वहां पर जो पूंजीपति जो थे, पूंजीपति वो होते हैं कैपिटलिस्ट, इनको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास है पूंजी, पैसा है। पैसे का मतलब है जो फैक्ट्रियों के मालिक है, फैक्ट्री के क्या है वो फैक्ट्री के मालिक है, फैक्ट्री के ओनर है, ये है पूंजीपति लोग। तो पूंजीपति जो लोग हैं वो चाहते हैं उनका मुनाफा अधिक से अधिक हो, इस वजह से जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पेमेंट्स कैसे रखे जाते हैं, कंपैरेटिवली कम ही रखे जाते हैं। पूंजीपति लोग चाहता है, उसका पूंजीपति चाहेगा कि उसका मुनाफा अधिक से अधिक बढ़ता रहे, जबकि श्रमिकों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उन पर ध्यान नहीं रखा गया पहले के टाइम पर, और उनको ज्यादा कम वेतन दिया गया, ज्यादा काम करवाया गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो श्रमिक थे, इनकी जो दशा थी काफी बिगड़ रही थी। ऐसी कंडीशन में एक विद्वान थे और जिनको कहा जाता है समाजवाद का जनक, नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, तो ये जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स को बोला जाता है फादर ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद के जनक, फादर ऑफ सोशलिज्म, और इसी से जुड़ी हुई है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो कार्ल मार्क्स थे, देखो मेनली ये जर्मनी के थे लेकिन फ्रांस में रहते थे। कार्ल मार्क्स ने 1848 में एक अपनी बुक लिखी थी, नाम था उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और एक दूसरी किताब थी इनकी 1867 की, और उस बुक का नाम था दास कैपिटल। तो ये जो दो किताबें इनकी थी, इससे ये जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने समाजवादी जो विचारधारा थी इसको आगे बढ़ाया। अपनी इन किताबों में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया भर के मजदूरों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम एक हो जाओ और मिलकर पूंजीवाद को उखाड़ दो। पूंजीवाद को उखाड़ने का मतलब, कैपिटलिज्म को उखाड़ना का जो मीनिंग था वो ये था कि इन्होंने बोला कि हथियारों के दम पर तुम क्या करो, क्रांति करो। भाई यदि फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में, देखो इनका तो ये था कि पूरी की पूरी शासन व्यवस्था ही किसके हाथ में आ जाए, मजदूरों के हाथ में आ जाए, और मजदूर ही क्या बने, फैक्ट्री के मालिक बने, और मजदूर ही अपना मैनेजमेंट चलाएंगे, मजदूरी काम कर रहे हैं वहां पर। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन है, वो पूंजीपतियों से किसके हाथ में आ जाए, वो मजदूरों के हाथ में आ जाए। ऐसी बात बोली कार्ल मार्क्स ने। और ये सारा का सारा काम किसके दम पर करने की बात कही, हिंसा के दम पर, वायलेंस। इन्होंने बोला पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन, बंदूक की जो नाल होती है उससे ही पावर निकलती है, उसी से पावर जनरेट होती है। तो कार्ल मार्क्स ने कहीं ना कहीं पूरे विश्व के जो मजदूर थे, इनको अपनी बातों से और अपनी विचारधारा से उन मजदूरों को अवगत कराया, और मजदूरों को कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा अपनाने के लिए तरफ उन मजदूरों को तो उस विचारधारा को अच्छा लगना ही था, क्योंकि देखो मजदूर क्या हो रहे थे, मजदूरों का शोषण होता था। रशिया की बात करें, रूस जो बात करें, तो रूस में भी ऐसी कंडीशन थी, पूरे विश्व भर में ऐसी कंडीशन ही थी। तो मजदूरों को तो ये विचारधारा अच्छी लगनी ही थी, क्योंकि इस विचारधारा में क्या हो रहा था, उन मजदूरों को ही फैक्ट्री का मालिक बनाने की बात थी, और जो मालिक है, मालिक को हटाने की बात थी। तो ये जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, इसका जो प्रैक्टिकल हुआ था, देखो इन्होंने थ्योरी तो अपनी दे दी और मजदूरों को कहीं ना कहीं जागृत करने का काम भी किया। इसका जो प्रैक्टिकल हुआ था, वो प्रैक्टिकल हुआ था रूस में। रूस में 1917 में हुई थी मजदूरों की क्रांति। रूस में 1917 में मजदूरों की क्रांति हुई, रशियन जो रिवोल्यूशन हुई, इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो दल था मजदूरों का, उस मजदूरों के दल का जो नाम था बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम था।
अब देखो वहां पर एक व्यक्ति थे लेनिन। ये जो लेनिन है, ये लेनिन, ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी जो थी, इनकी जो विचारधारा थी, उसको प्रैक्टिकल में उतारने का काम, प्रैक्टिकल करने का काम किसने किया था? लेनिन ने। लेनिन ने जो रूस में जो मजदूर थे उन मजदूरों को जागृत किया इस विचारधारा के प्रति, और उनको अवगत कराया कि तुम्हारा शोषण हो रहा है और किस तरीके से शोषण से बाहर निकल सकते हैं। तो लेनिन ने पूरे के पूरे रूस में एक अच्छी क्रांति करवा दी और सब जगह हिंसा हुई बड़े व्यापक पैमाने पर। जो उद्योगपति थे, जमींदार थे, इन सब की जमीनें और ये जो फैक्ट्रियां थी मजदूरों ने कब्जा किया, और यहाँ तक कि वहां पर तो पूरा सत्ता पलट हो गया। रशिया में पूरी की पूरी सत्ता वहां का जो जो वहां का जो राजा था उसको भी वहां से हटना पड़ा। तो ये जो थी रशियन जो रिवॉल्यूशन हुई थी, मजदूरों की क्रांति। अब देखो आखिर में फिर ये समाजवादी विचारधारा आगे कैसे, इसने क्या रूप अपनाया या होती क्या है, इसमें अपन देखते हैं। ये तो मैंने आपको इतिहास बताया कि आखिर में कैसे आई। जब मैं डेफिनेशन बोलूं, यदि मैं बताऊं कि क्या डेफिनेशन है समाजवादी आर्थिक प्रणाली की, तो देखो ये जो ये कार्ल मार्क्स है और उसका जो प्रैक्टिकल किया लेनिन ने, यहाँ पर एक विचारधारा ने काम किया जिसको कहते हैं साम्यवाद या कम्युनिज्म। साम्यवाद या कम्युनिज्म की विचारधारा। देखो इसमें होता क्या है, एक मिनट में स्टेप बाय स्टेप बात करता हूं। देखो सबसे पहले तो जो, यदि मैं एक परिभाषा के रूप में हमको यदि याद रखना हो कि आखिर में समाजवादी आर्थिक प्रणाली की परिभाषा हम क्या दें। देखो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन में हमने ये बोला था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन के, भूमि है, पूंजी है, उन पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है, और उत्पादन का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यहाँ पर वैसे ही डेफिनेशन दी जाती है कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधनों में मुख्य साधन यहाँ पर है भूमि, और दूसरा साधन हो गया पूंजी। तो जो उत्पादन के साधन है भूमि और पूंजी, इनके ऊपर जो स्वामित्व है वो स्वामित्व किसका है? सरकार का। और रशिया में तो किसकी सरकार बनी थी उस समय पर? मजदूरों की सरकार बनी थी, मजदूरों की सरकार। और रशिया की बात कर रहा हूं। मजदूरों की सरकार से जो राष्ट्रपति बना था वहां पर, वो कौन बना था? लेनिन बना था। राष्ट्रपति जो बना था वो कौन बना था? लेनिन। तो भूमि और पूंजी जो उत्पादन के साधन है, इन पर सरकार का स्वामित्व हो, और जो सरकार का उद्देश्य है वो कोई लाभ कमाना नहीं है। उत्पादन का जो उद्देश्य है, अर्थव्यवस्था को चलाने का उद्देश्य, लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है जनता का कल्याण करना। तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की परिभाषा होती है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो और उत्पादन का उद्देश्य जनता का कल्याण करना हो। ये जो देश बना, ये जो व्यवस्था बनी रशिया में, फिर सोवियत संघ बना हुआ है, उसको क्या नाम दिया गया? सोवियत संघ नाम दिया गया। और ये जो व्यवस्था जो बनी, एक नई टाइप की प्रणाली थी। अब से इससे पहले पूरे विश्व में कहीं पर भी ऐसी प्रणाली नहीं थी जिसको समाजवादी प्रणाली बोला जाए। सबसे पहले रशिया में ये हुआ, 1917 में हुआ। और इस प्रणाली में आगे और क्या कहा गया? एक तो चलो उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व है और कल्याण का उद्देश्य है। एक बात और बोली गई कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है इसका? ये जो समाजवाद है, लक्ष्य बताया गया साम्यवाद की प्राप्ति। साम्यवाद की प्राप्ति। अब ये जो साम्यवाद है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, साम्यवाद की जो प्राप्ति है, इसको क्या बोला गया? क्या है कम्युनिज्म? देखो साम्यवाद की प्राप्ति में बोला गया कि जितने भी प्रकार के, ये जो सरकार है, सरकार ऐसे काम करेगी जिससे साम्यवाद की प्राप्ति हो, कम्युनिज्म की प्राप्ति हो। तो कम्युनिज्म में बोला गया जितने भी प्रकार के ये जो कृत्रिम भेदभाव होते हैं, देखो किस किस के भेदभाव? अमीर गरीब का भेदभाव, अमीर गरीब। फिर एक भेदभाव है रंग के आधार पे भेदभाव, रंग का भेदभाव। एक भेदभाव है लिंग के आधार पर। और फिर यदि हम कहें जैसे धर्म के आधार पर, जितने भी प्रकार के भेदभाव है, जाति के आधार पर, जाति सिस्टम हमारे यहाँ पर है। तो जितने भी प्रकार के कृत्रिम भेदभाव है उनको मिटाया जाए। जो अमीर गरीब का अंतर मिटाया जाए, रंग के आधार पर भेदभाव मिटाया जाए, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव मिटे। स्त्री पुरुष में जो अंतर किया जाता है कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज पुरुष को उच्च वर्ग उच्चा मानता है और स्त्री को कम दोयम दर्जे का मानता है, ऐसे भेदभाव समाप्त किए जाए। तो सारे के सारे भेदभाव को समाप्त करके एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें सारे के सारे लोग क्या हो? एक ही लेवल के हो, सारे के सारे लोग कैसे हो? एक जैसे। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम? साम्यवाद की स्थिति बोलते हैं, कम्युनिज्म की स्थिति बोलते हैं।
हालांकि ये जो कम्युनिज्म है, इस कम्युनिज्म को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसके लक्ष्य जो दिखाई देते ना, अब देखो मान लिया कि हम आम आदमी है, हमारे पास पैसा नहीं है, भूमि नहीं है, तो बताओ ऐसे लोगों को तो ये विचारधारा अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? ऐसी विचारधारा निश्चित रूप से अच्छी लगेगी। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें फिर क्या ड्रॉबैक्स हुए, क्या इसकी नकारात्मकता होती है, लेकिन ये जो विचारधारा है निश्चित रूप से कैसी लगती है? निश्चित रूप से ये विचारधारा अच्छी लगेगी। यहां पर एक और खास बात की जाती है इस साम्यवाद में, जो ये विचारधारा है समाजवादी विचारधारा, इसमें एक खास बात और जो की जाती है वो क्या होता है कि इसमें कहा जाता है, देखो अब जैसे हमने कहा अमीर गरीब का अंतर मिटे, सारे अंतर मिटे, अब एक खास बात की जाती है कि ये एक फैक्ट है, हकीकत ये है कि किसी भी समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। हमारे भारतीय समाज को भी हम बात कर रहे हैं तो भी हम कहें कि सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी इनकम एक जैसी हो जाए। इन्होंने क्या कहा कि मान लिया कि हाँ सारे लोग एक जैसे नहीं हो पाएंगे या बहुत लंबा समय लगेगा और साम्यवाद तो एक सपने के जैसा ये पूरा होगा कि नहीं होगा कि सब एक जैसे हो जाए, लेकिन एक बात जरूर की जा सकती है और वो बात हमारे संविधान में भी है। वो क्या है? अवसरों की समानता। अवसरों की समानता। जो अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, जो अवसर रहेंगे, आगे बढ़ने के जो अवसर रहेंगे वो सबको मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कुछ ये जो अमीर लोग हैं उन्हीं को आगे बढ़ने के अवसर मिले, या जो नौकरी प्राप्त करने में उन्हीं को अवसर मिले, शिक्षा में उन्हीं को अवसर मिले, चिकित्सा में उन्हीं को अवसर मिले, ऐसा नहीं होगा। तो अवसरों की समानता तो कम से कम मिले ही मिले। और यदि अवसरों की समानता होगी, अब देखो कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता, तो फिर उसका तो कुछ आगे वो बढ़ पाएगा नहीं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से क्या करके देगी? सरकार अवसरों की समानता तो करके देगी। अब ये आदमी के ऊपर है कि वो कितनी ग्रोथ करता है, कितनी ग्रोथ नहीं करता। तो ये जो प्रणाली थी, वहां पे आगे क्या हुआ, रशिया में अवसरों की समानता की बात की गई। एक और काम यहाँ पर किया गया। शुरुआत में जो रशिया था वहां पर काफी यहाँ पर इन्होंने अपने एक और जो काम किया गया वो क्या किया गया कि सबसे, इस प्रणाली की खास बात यह, सबसे क्षमता के अनुसार कार्य, क्षमता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार धन। आप देखो, क्षमता के अनुसार कार्य, अब जैसे मान लो कि फैक्ट्री में काम करवाना है, खेतों में काम करवाना है, तो जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार उससे काम लिया जाएगा। लेकिन जो लोग विकलांग है, वृद्ध है, विकलांग है, वृद्ध है, काम नहीं कर सकते हैं, बीमार हैं, अब बताओ पूंजीवादी प्रणाली में तो उनके लिए कुछ नहीं है, उनको कौन पैसे देगा? लेकिन समाजवादी प्रणाली में ये बात है कि आवश्यकता के अनुसार क्या दिया जाएगा? धन दिया जाएगा सबको। जो काम कर सकते हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, वो काम करेंगे, पैसे मिलेंगे। लेकिन जो काम नहीं भी कर सकते, वृद्ध लोग काम नहीं कर पाएंगे, माना विकलांग काम नहीं कर पा रहे हैं, बीमार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी देखभाल का जिम्मा भी कौन उठाएगी? उनकी देखभाल का जिम्मा भी सरकार उठाएगी। तो ये भी एक जो ऐसा पॉइंट हमको दिखाई देता है कि ये बहुत हमको पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देता है, क्योंकि आज के टाइम पर हम देखते हैं, हम हमारे देश में भी बात करें, हमारे देश में तो मिश्रित प्रणाली, आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे में पूंजीवादी लक्षण भी है, समाजवादी लक्षण भी है। अब आप बताओ कि क्या ये जो गरीबों को, जैसे अभी भी सरकार कोरोना के दौरान जो हुआ है, आप देखते हो कि सीधे जो है जो किसानों को भी पैसा दिया जा रहा है, मजदूरों को भी कुछ धन दिया गया राज्य सरकारों के द्वारा। जो हमारे देश में वृद्धावस्था पेंशन जो चलती है, विधवा पेंशन चलती है, विकलांग पेंशन चलती है, बेरोजगारी भत्ता चलता है। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये सिस्टम क्या ही है कि आवश्यकता के अनुसार क्या दिया जाए? धन दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कैसा लक्षण है? ये समाजवादी लक्षण ही है कि सबसे क्षमता के अनुसार कार्य किया जाए, आवश्यकता के अनुसार धन दिया जाए। रूस में, सोवियत संघ में इस बात का ही शुरू में बल दिया ही गया था। और वहां पर देखो और क्या किया गया कि शुरुआत के इसमें देखो, रूस में शुरू में शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा बल दिया, वैज्ञानिक प्रगति पर, विज्ञान की प्रगति पर भी बहुत ज्यादा बल दिया गया। और थोड़े ही समय में 1917 के बाद के लगभग 20-30 साल के अंदर अंदर ही वो जो सोवियत संघ था वो क्या बन गया? विश्व की महाशक्ति वो बन गया। मतलब एक नई प्रकार की जो आर्थिक प्रणाली उन्होंने अपनाई थी, जो सबसे पहले कहीं नहीं थी, उसका यूज करते हुए सिर्फ 1917 से आप देखते हो 1940, 1917 और 1945 में, जिस समय पर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो ही महाशक्तियां थी,
एक तरफ तो था यूएसए और दूसरी तरफ कौन सा था, दूसरी तरफ यही था सोवियत संघ। सोवियत संघ। तो आप देखते हो कि ये जो सोवियत संघ है ये अमेरिका की टक्कर का क्या हो गया था, बन गया था। आज तो में रशिया काफी कमजोर दिखाई देता है, लेकिन ये सोवियत संघ बहुत ही शक्तिशाली था। और ये सोवियत संघ कौन सी विचारधारा, कौन सी आर्थिक प्रणाली पे चल रहा था, समाजवादी आर्थिक प्रणाली पर ये चल रहा था। अब देखो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं अपन कि आखिर समाजवादी प्रणाली में क्या इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं। जैसे अपन ने बात की थी कि पूंजीवादी प्रणाली में तो सब प्राइवेटाइजेशन है और सरकार को टैक्स भी काफी अच्छे मिलते हैं, सब लोग अपने अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सरकार है, सरकार को करने सारे के सारे काम, सारी कंपनियां सारी फैक्ट्रियां क्या होंगी, सरकारी। प्राइवेट सेक्टर का कुछ नहीं होगा, सब सरकार करेगी। अब मान लो बिजली बनानी है तो सरकारी, सीमेंट बनाना है तो सरकारी, लोहे की खनन करना है तो सरकारी, सड़क बनानी है तो सरकारी, रेलवे तो सरकारी, सब कुछ सरकारी। अब एक बात बताओ, मान लिया कि गांव है, इसके यदि कोई गांव है, शहर से गांव जाना है या गांव के अंदर की सड़क है। अब देखो जो हाईवे होता है, हाईवे को बनाने को तो कोई भी प्राइवेट कंपनी उत्सुक हो जाएगी, क्योंकि हाईवे पर ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, हाईवे पर उनको काफी ज्यादा टोल कलेक्शन उनको होगा। लेकिन गांव के अंदर तक सड़क पहुंचानी है जहां पर कोई ज्यादा ट्रैफिक मिल नहीं पाएगा, तो बताओ ऐसे काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऐसे काम किसको करने हैं, सरकार को ही करने हैं। और वो जो दौर था समाजवादी का, जो रशिया का जो दौर था यहाँ पर, उसमें तो सारे के सारे काम सरकार को करने ही थे। हमारे देश में भी हम देखते हैं ये वाले जो काम है जहां पर प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा नहीं होता, वहां पर किसको ही काम करने पड़ रहे हैं, सरकार को काम करने पड़ रहे हैं। अच्छा, गांव में बिजली पहुंचानी है और सुविधाएं पहुंचानी है, सरकार को बहुत खर्चा ही खर्चा करना है, गरीबों की हेल्प करनी है, कल्याणकारी राज्य है। अभी जैसे हॉस्पिटल है, सबको फ्री में बिल्कुल बहुत कम दामों पर उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करानी है, बहुत कम दामों पर उनको एजुकेशन या शिक्षा उपलब्ध करानी है। आप हमारे देश में देख रहे हो समाजवादी जो लक्षण हमारे देश के हैं, आप देख ही रहे हो कि हमारे हॉस्पिटल्स में 10 रुपए की पर्ची कटती है और किसी भी डॉक्टर को वहां पे दिखा लो। ठीक है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे कि वहां पे व्यवस्था कमजोर रहती है, डॉक्टर नहीं मिलते, भीड़ है, वो अलग बात है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से गरीबों के लिए हेल्थ की, एजुकेशन की ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, बहुत खर्चा सरकार करती है। होता क्या है कि सरकार के इसके कारण से सरकार के खर्च तो होते हैं ज्यादा और सरकार की जो आय होती है वह आय होती है कम। तो ये सरकार धीरे धीरे किसमें आने लगती है, घाटे में आने लगती है। रशिया की मैं बात करूं तो रशिया में शुरुआत में बहुत अच्छा विकास हुआ था, बहुत अच्छा विकास हुआ, महाशक्ति भी वो बना। लेकिन धीरे धीरे उत्पन्न होने लगे समाजवाद के दोष। धीरे धीरे क्या आने लगे, धीरे धीरे आने लगे ये जो समाजवादी प्रणाली है, इस समाजवाद के क्या उत्पन्न होने लगे, दोष उत्पन्न होने लगे। स्टूडेंट, समाजवाद के जो दोष है उसमें जो सबसे पहला एक पॉइंट है कि जो सरकार होती है, जो समाजवादी सरकार है, उसको जन कल्याणकारी कार्य करने हैं, प्लस उसको गांवों के आधारभूत ढांचा का, पूरा देश के आधारभूत ढांचा का विकास करवाना है, उसको ही सारे कार्यों को करवाने की जिम्मेदारी है। इसलिए बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या है, जो इसको अनुत्पादक माना जाता है, जिससे सरकार को कोई आय प्राप्त नहीं होती, ना ही कोई टैक्स मिलते हैं, ना ही बदले में कोई काम ही सरकार को प्राप्त होता है। जैसे मान लिया कि पेंशन देने का जो काम है, प्लस ऐसे गांवों में यदि विकास करवाना है तो सरकार को वो काम करने हैं, लेकिन उससे सरकार की आय में वृद्धि नहीं हो रही है, ना ही सरकार को किसी प्रकार से बदले में कोई काम मिल रहा है वहां पे, कि कोई कर्मचारी काम करे और बदले में सरकार सैलरी दे रही है, ऐसा फिर वहां पे नहीं है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो समाजवादी जो सरकारें होती हैं वो सरकार घाटे में आने लगती है। तो सरकारें होती हैं वो किस में आने लगती है, घाटे में। और उसका कारण क्या है कि सरकार को बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, अनुत्पादक व्यय करने पड़ते हैं। बहुत सारे कैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं, अनुत्पादक खर्चे करने पड़ रहे हैं। इसलिए सरकार घाटे में आने लगेगी, सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, धीरे धीरे उसके द्वारा खर्चों में कमी करने की जाने लगेगी, पेंशन आदि व्यवस्थाओं में कटौती होने लगेगी, लोगों में असंतोष बढ़ता जाएगा। एक तरफ सरकार का घाटा बढ़ रहा है, सरकार के पास खर्च करने योग्य वहां पे आय नहीं हो रही है, दूसरी तरफ ये जो सरकारी तंत्र है, सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कार्यालय हैं, इनके अंदर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और लाल फीताशाही बढ़ने लगती है। लाल फीताशाही जो होती है इसको हम कहते हैं रेड टेपिज्म। लाल फीताशाही को हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। अब ये सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, ऐसा देखा गया कि सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं,
वह अपनी मनमानी करने लगते हैं और जो इन सारी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। सरकारी कंपनियों में धीरे धीरे ये सारी समस्या आने लगती है। सरकारी अधिकारी जो है ऑफिस के और कंपनियों में जो है धीरे धीरे ये सारी समस्या आएंगी, भ्रष्टाचार के बगैर तो काम नहीं होगा। और जो शब्द है ना लाल फीताशाही, इसका मतलब क्या होता है? देखो पहले के समय पर अंग्रेजों के जमाने में हमारे यहाँ पर जो फाइलिंग सिस्टम था, फाइल के ऊपर एक लाल रंग का फीता बांध दिया जाता था। कागज की फाइल होती थी गत्ते वाली, उसको बांध दिया, ऊपर फीता बांध दिया। वो जो फीता है, वो जो टेप है, वो रिबन जब खुलेगा, जबकि क्या दी जाएगी? रिश्वत। जब तक रिश्वत नहीं जाएगी तो वो जो फाइल खुलेगी नहीं। तो इसको बोला जाता है रेड टेपिज्म, क्योंकि हर स्टेप पर कोई भी काम करना है तो उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। तो ये जो रेड टेपिज्म हो गया था, ये सारे काम वहां पर चल रहे थे। सरकारी कर्मचारी से काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो हो गए हैं बिल्कुल निष्क्रिय, क्योंकि वेतन तो आ रहा है, वेतन तो उनका आ रहा है। इसके अलावा संसाधनों का दुरुपयोग होना। देखो संसाधनों का दुरुपयोग का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे मान लिया कि कोई सरकारी अधिकारी को ये पावर है कि वो किसी जब दूसरे शहर में कोई मीटिंग के लिए जा रहा है तो वहां पर उसके पास पावर है कि वो 5 स्टार होटल में रुक सकता है, लेकिन वह साधारण होटल में भी रुक सकता है जिसका किराया सिर्फ 20% ही है जो 5 स्टार के मुकाबले। अब सरकारी कर्मचारी जिसकी कंपनी घाटे में चल रही है पहले से भी, तब भी वो सरकारी कर्मचारी क्या करेगा? वो सरकारी कर्मचारी उसी 5 स्टार होटल में ही अपना रहने की व्यवस्था करवाएगा। वो ये नहीं देखेगा अगर कंपनी घाटे में चल रही है, घाटे में चल रही है तो चलने दो। क्या होगा कि जो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं बनेंगी, हमारे इंडिया में भी ऐसा सीन देखा गया, रशिया में भी ऐसे ही सीन हुए। इंडिया की बात हम आगे करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में। देखो इस सिस्टम में क्या हो गया, यदि मान लिया कि कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो श्रमिक हैं वो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्लस बिजली आ रही है, लाइट आ रही है। उस दिन वहां पे नहीं पहुंच पाया कच्चा माल, कि आज भाई रॉ मटेरियल नहीं आया, तो सारे कर्मचारी रिलैक्स होकर बैठ गए, आज तो कुछ काम नहीं करना। अगले दिन क्या हुआ? कच्चा माल आ गया, सरकारी कर्मचारी भी आ गए, उस दिन लाइट नहीं आई, तो फिर सब रिलैक्स होकर बैठ गए कि भैया कुछ काम नहीं करना। उससे अगले दिन क्या हो गया? कच्चा माल भी है और लाइट भी आ रही है, उस दिन कर्मचारी नहीं आए, छुट्टी मार गए बहुत सारे कर्मचारी। तो सरकारी सिस्टम में ऐसी नेगेटिविटी फैलती है और इसके कारण से ही पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होने लगती है? बिल्कुल कमजोर होने लगती है। लोगों के पास विकल्प नहीं होते हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो क्या करें, किससे क्या खरीदें। धीरे धीरे उत्पादन घटेगा, महंगाई बढ़ेगी, रोजगार नहीं मिल पाएगा, लोगों को असंतोष उत्पन्न होगा। तो समाजवादी सिस्टम जो शुरू में बहुत अच्छा दिखता है, धीरे धीरे उस समाजवादी सिस्टम की कमियां उजागर होने लगती हैं। और ऐसा ही हुआ कहां पर? रशिया में भी ऐसा हुआ कि जो रशिया था, जो रूस था, उसमें प्योर समाजवादी सिस्टम अपनाया गया था शुरुआत में। बाद में इतने अधिक वहां पर ये 1990 का जो दशक था, 1980 से लेकर 90 के बीच में इतनी अधिक वहां पर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई कि वहां की जनता बिल्कुल परेशान हो गई। बस ये सारी सरकारी सिस्टम की कमियां तो थी, प्लस बेरोजगारी फैलने लगी और जनता के अधिकारों का दमन होने लगा। फिर क्या होता है? सरकार क्या करने लगती है? सरकार जनता का मुंह बंद करने की कोशिश करने लगती है। ये जो सरकारें हैं ना, समाजवादी वाली जो प्योर सरकारें रही है, रशिया में रही, इसके अलावा चाइना में ऐसा सिस्टम, इसके अलावा उत्तर कोरिया में, क्यूबा में, तो जिन देशों में भी ये सिस्टम रहा वहां पर ये हुआ है, ऐसा देखा ही गया है कि शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगा, सबको बढ़िया लगा कि हाँ यहाँ पर तो साम्यवाद आएगा, लेकिन धीरे धीरे वहां पे तानाशाही बन जाती है। सरकारी जो कर्मचारी है और जो सरकारी अधिकारी है और जो नेता है, वो अपने आप को क्या मान बैठते हैं? अपने आप को जनता का मसीहा या बॉस मान बैठते हैं। और जनता जब कोई बात करती है तो जनता का गला दबा दिया जाता है। यदि जनता साधारण से चुप हो गई तो ठीक है, नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा। फिर भी कोई चुप नहीं होता तो उसको मरवा दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम देखा गया कहां पर? रशिया में देखा गया। चाइना में भी ऐसा सिस्टम देखा गया है और चाइना में काफी हद तक ऐसा सिस्टम है पॉलिटिकल रूप से। क्यूबा में, उत्तर कोरिया का तानाशाह जो आप नाम सुनते हो, वो आप जानते ही, उत्तर कोरिया वाला जो किम जोंग, और हमारे न्यूज वालों को नींद नहीं आती है यदि वो किम जोंग के दर्शन नहीं कर लेते दिन में 1-2 बार। कभी वो किम जोंग जो है वो कई दिन तक बाहर नहीं निकलता तो न्यूज वाले बेचैन हो जाते, किम जोंग कहाँ गया, मरने वाला तो नहीं है। तो वो भी एक तानाशाह है। चाइना की कहानी थोड़ी सी अलग है, उसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा। और तो अब क्या है, जो सरकारी जो सिस्टम है जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता और इन्हीं सब कारणों से 1991 में आते हुए 1991 में जो रशिया था, जो सोवियत यूनियन जो था, सोवियत यूनियन का क्या हो गया? विखंडन हो गया। सोवियत यूनियन जो एक बड़ा देश था,
उसके बहुत सारे क्या बन गए, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। और सबसे बड़ा जो टुकड़ा था वो कौन सा था, रूस था। तो सोवियत यूनियन एक्चुअल में रूस में कन्वर्ट हो गया और बहुत सारे देश, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये बहुत सारे देश जो है, लगभग टोटल 15 टुकड़े हुए थे लगभग इसके। तो बहुत सारे टुकड़े हुए। आप सोच के देखो, आज एक पाकिस्तान है और पाकिस्तान के हम कहें कि 4 टुकड़े हो जाए उसके, कि उसका बलूचिस्तान अलग हो जाए, उसका सिंध वाला हिस्सा अलग हो जाए, और ऊपर जो उसका पंजाब वाला हिस्सा, पाकिस्तानी पंजाब वाला अलग हो जाए। तो ऐसा किसी देश के टुकड़े हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। तो ऐसा रशिया के साथ हुआ। और जब 1991 में रशिया के साथ ऐसा हुआ, तो वो जो एक महाशक्ति थी सोवियत यूनियन वाली, जो अमेरिका की टक्कर में थी, वो महाशक्ति क्या हो गई, फिर वो खत्म हो गई, तबाह हो गई। और फिर उसके बाद तो अमेरिका ही क्या बन गया, एकमात्र शक्ति बन गई। तो अमेरिका जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली वाला था, वो कहीं ना कहीं उसने सर्वाइव भी किया। हालांकि पूंजीवाद के जो दोष है हमको मालूम है कि वहां पर शोषण होता है, अमीरी गरीबी बढ़ती है, बहुत समस्याएं वहां पर भी विद्यमान है। तो ये जो समाजवादी आर्थिक प्रणाली है, ये लंबे समय तक टिक नहीं पाती, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया। चाइना के बारे में मैं पहले भी अभी आपको बता रहा था कि जो चाइना था, चाइना में जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो तो था, वो आज भी कैसा है, वो यही सिस्टम है, कम्युनिज्म वाला सिस्टम है पॉलिटिकली। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में 1978 में ही, 1978 में ही चाइना ने जो अपनी अर्थव्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसको इस समाजवादी ढांचे से बाहर निकालकर मिश्रित की तरफ वो ले गए और अपनी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को, प्राइवेट कंपनियों की भूमिका को भी बढ़ाया और विदेशी कंपनियों को भी वहां पर आने दिया। हालांकि उन्होंने अपने जोन बना रखे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए हैं, किन जोन में विदेशी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां काम कर पाएंगी। तो भले ही वहां पे शक्ति बहुत है, लेकिन साम्यवाद वाली, क्योंकि साम्यवाद या कम्युनिस्ट जो सरकार होती है वो क्या करती है, तानाशाही करने लगती है। तो शक्ति वहां पर है, लेकिन इकोनॉमी के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को साम्यवाद से क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया और मिश्रित में वो ले गए, क्योंकि उनको रशिया का हाल या सोवियत यूनियन जो है उसका हाल उनको मालूम था। और चाइना का तो आपको मालूम ही है कि आज चाइना क्या बना हुआ है, पूरे विश्व की फैक्ट्री चाइना बना हुआ है। हालांकि हम चाहते हैं कि चाइना की फैक्ट्री का तमगा वहां से हटे और वो तमगा हमारे पास आए, हम पूरे विश्व की फैक्ट्री बन पाए। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट देश कौन कौन से हैं, तो सोवियत यूनियन, चाइना, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, ये कुछ देश रहे हैं जो कम्युनिस्ट रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सब ने ही क्या दे दी, अपनी ढील दे दी अर्थव्यवस्था में। रशिया, जो सोवियत यूनियन के बाद जो रशिया बना, रशिया ने भी कहीं ना कहीं वो मिक्स्ड की तरफ झुक गया। पॉलिटिकली भले ही वहां पर क्या है, काफी ज्यादा ये लक्षण है, लेकिन इकोनॉमी के क्षेत्र में वो मिश्रित की तरफ झुका हुआ है आज के समय पर। चाइना मिश्रित की तरफ, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ झुका हुआ है। ऐसे वियतनाम और क्यूबा, बाकी देशों में भी ऐसा सिस्टम ही देखा गया है। तो कुल मिलाकर सिर्फ समाजवादी आर्थिक प्रणाली जो है उसको सफल नहीं माना गया। ये जरूर माना गया कि बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो जरूरी हैं, जो गरीबों की देखभाल और कल्याण से संबंधित है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाजवादी प्रणाली कहीं ना कहीं सभी लोगों के हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाती। और लोगों को ना तो वहां पे पूरी तरह से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि मिल पाएगा, गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल पाएगा, महंगा मिलेगा, देर से मिलेगा, और आबादी है। तो हमारे इंडिया में तो सक्सेसफुल पूरी तरह से ये हो ही नहीं सकता था। इसीलिए हम हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो मिश्रित इकोनॉमी का ही आएगा। आखिर में हमारा देश जब आजाद हुआ तो क्यों हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। एक तरफ तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली थी, हम उसको अपना सकते थे। एक तरफ समाजवादी आर्थिक प्रणाली का मॉडल था, सोशलिस्टिक मॉडल था, हम इसको अपना सकते थे। लेकिन हमने इन दोनों को ना अपनाकर इनका मिश्रित रूप अपनाया, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार, जो उस समय आजादी के बाद जो हमारी सरकार थी, वो समझ चुकी थी पहले से ही कि हम कोई भी एक मॉडल अपनाकर नहीं चलेंगे, हमको मिश्रित या मिक्स्ड मॉडल अपनाना ही पड़ेगा। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा कि कैसे भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना और मिश्रित अर्थव्यवस्था की खास बातें क्या होती हैं। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स को बाकी को शेयर कीजिए। ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो रेगुलर बनाऊंगा। स्टूडेंट देखेंगे नहीं वीडियो तो फिर वीडियो बनाना मैं बंद भी कर दूंगा। ओके, अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।